जो स्थापना की थी वो शिवाजी भोसले के द्वारा की गई थी। तो मराठा साम्राज्य की स्थापना करने के बाद शिवाजी ने अपनी अष्टप्रधान मंडल जिसको जन्म दिया, उसमें प्रधानमंत्री के रूप में पेशवा का पद हुआ करता था। तो आज हमें मराठा संघ का निर्माण और मराठों के अंग्रेजों के साथ युद्धों का अध्ययन करना है। तो मराठा अंग्रेज युद्धों का अध्ययन करने से पहले सबसे पहले हमें पेशवाओं और उनके कार्यकाल को जानना जरूरी है। तो मराठों के प्रथम पेशवा बालाजी विश्वनाथ थे, जिन्होंने 1713 ईस्वी में मराठा पेशवा का पद धारण किया था। पेशवा यानी प्रधानमंत्री का पद धारण किया था। उसके बाद जो दूसरे पेशवा थे बाजीराव फर्स्ट, तो बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे बाजीराव फर्स्ट। बाजीराव फर्स्ट के काल में ही मराठा संघ का सबसे पहले निर्माण हुआ था। अब मराठा संघ क्या था? तो बाजीराव फर्स्ट ने मराठों की शक्ति को बढ़ाने के लिए और मराठा साम्राज्य का विस्तार दक्षिण भारत में करने के लिए इस मराठा संघ का निर्माण किया था। तो उससे पूर्व मराठा जो साम्राज्य है वो भारत के कौन से भाग में था? कौन सा? पश्चिमी भाग महाराष्ट्र आसपास। तो उसके बाद मराठा संघ का विस्तार, मराठा संघ के निर्माण का मेन कारण क्या था? मराठा संघ का विस्तार करना था। और इनके काल में जो मराठा के जो क्षेत्रीय सरदार थे वो लोग विद्रोह कर रहे थे। तो उनके विद्रोह को दबाने के लिए, मराठों को एकीकृत करने के लिए, मराठा संघ का उत्तर और दक्षिण में विस्तार करने के लिए उन्होंने सबसे पहले मराठा संघ का निर्माण किया। इसके लिए उन्होंने क्षेत्रीय सरदार जो उस समय गायकवाड़, होलकर, सिंधिया जो थे ग्वालियर के जो शासक थे वो सिंधिया ग्वालियर के सरदार, उसके बाद होलकर है वो इंदौर और उज्जैन के जो सरदार या शासक थे, तो गायकवाड़ जो थे वो बड़ौदा के थे। तो इन सभी क्षेत्रीय सरदारों को उन्होंने अर्ध स्वायत्तता प्रदान की। अर्ध स्वायत्तता में अपने अंडर में आकर के आधी स्वतंत्रता प्रदान कर दी और मराठा संघ का निर्माण किया। और उस मराठा संघ के निर्माण के साथ ही मराठों की अब शक्ति बढ़ गई और मराठों ने दिल्ली और पंजाब पर अधिकार कर लिया। उसके बाद बालाजी विश्वनाथ अगले पेशवा बने 1740 से 1761। इनके शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना है पानीपत का तीसरा युद्ध, जिसके बारे में हमने पढ़ लिया है। पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। तो अहमद शाह अब्दाली को भारत में आने का जो निमंत्रण दिया था वो पंजाब के सूबेदार जकरिया खां के पुत्र शाहनवाज खान ने। जकरिया खां के दो पुत्र थे, दोनों में ही जो पंजाब की सूबेदारी के लिए संघर्ष चल रहा था। ऐसे में शाहनवाज खान ने अहमद शाह अब्दाली को आमंत्रण दिया और अहमद शाह अब्दाली ने भारत की स्थिति, धन वैभव सबको देखते हुए उन्होंने पंजाब के सूबे पर ही अधिकार कर लिया था। इसके बाद अब्दाली ने 8 पर भारत में कुल आक्रमण किए थे। उस समय मुगल और मराठा संबंध अच्छे नहीं थे, लेकिन क्योंकि अहमद शाह अब्दाली का मुकाबला करने में मुगल असमर्थ थे तो उनको मजबूरन संधि करनी पड़ी। किससे? मराठों से। तो 1752 में मुगल मराठा संधि हुई और उस संधि के द्वारा अब मराठे मुगलों का सहयोग करेंगे किसके विरुद्ध? अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध। तो तीसरा पानीपत का युद्ध हुआ जिसमें अहमद शाह अब्दाली और मराठे बाजीराव के पुत्र सदाशिव भाऊ को उन्होंने युद्ध करने के लिए भेजा था। इस तीसरे युद्ध में, पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों की हार हुई और मराठों की हार के साथ ही धीरे धीरे मराठों की शक्ति का भी क्या हो गया? पूरी तरह पतन हो गया। तो ये जो मराठा संघ था ये कमजोर पड़ गया पानीपत के तीसरे युद्ध की हार के बाद। उसके बाद जो नए पेशवा बने वो थे माधवराव फर्स्ट पानीपत युद्ध के बाद 1761 में। तो इन्होंने मराठा साम्राज्य की और मराठा संघ की प्रतिष्ठा को पुनः कायम करने के लिए मराठा संघ राज्य का निर्माण किया और इसमें निर्माण करने में और मराठाओं का उत्कर्ष फिर से करने में नाना फडणवीस जो एक मराठा नेता थे और दूसरे महाजी सिंधिया नाम के सरदार थे ग्वालियर के। तो उनके लीडर कौन थे? महाजी सिंधिया। इन्होंने पेशवा के साथ मिलकर या माधवराव के साथ मिलकर फिर से मराठा संघ का उत्कर्ष किया और
के बाद में। तो जो पहला युद्ध हुआ वो पूना के पास ही आरस के मैदान में हुआ, जिसे आरस युद्ध कहा जाता है 75 में। और इस युद्ध में मराठों की हार हुई, यानी जीत किसकी हुई? राघोबा और अंग्रेजों की। तो ये जो अंग्रेज सरकार थी ये थी बॉम्बे सरकार, यानी बॉम्बे परिषद राघोबा का सहयोग कर रही थी। उस समय भारत में अंग्रेजों की जो सबसे बड़ी परिषद थी वो थी कैलकाटा परिषद या कैलकाटा काउंसिल। तो कैलकाटा परिषद को ये सूरत की संधि अच्छी नहीं लगी, क्योंकि सूरत के इस युद्ध के बाद में जो आरस का युद्ध हुआ उसके बाद राघोबा फिर से क्या हो गए? पेशवा बन गए। लेकिन अब कैलकाटा परिषद को लगा कि उस समय जो मराठी हैं वो भारत की एक बहुत महत्वपूर्ण शक्तिशाली जो सरदार थे, अगर इनसे दुश्मनी बोल ली तो अंग्रेजों को भारत में अपने पैर जमाने में कठिनाई होगी। तो ऐसे समय में कैलकाटा परिषद ने इस सूरत की संधि को वापस से क्या कर दिया? रद्द कर दिया। और जो नई संधि की, अब नई संधि की है कलकत्ता परिषद और पेशवा यानी पूना दरबार जिन्हें हम कह सकते हैं। तो उस नई संधि को पुरंदर की संधि कहा जाता है जो 76 में हुई। और इस संधि के द्वारा कैलकाटा सरकार ने बॉम्बे सरकार और दूसरी तरफ कौन है? पेशवा, दोनों को संतुष्ट रखने का प्रयास किया। अब कैलकाटा सरकार ने दो क्षेत्र सालसेट और थाना वो दोनों अंग्रेजों के पास रहने दिए और उनसे अंग्रेज बॉम्बे सरकार, तो उनसे ये वचन लिया कि अब वो राघोबा की सहायता नहीं करेंगे, ताकि इस शर्त से कौन प्रसन्न हो जाएगा? पेशवा भी प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन ये संधि को पुनः जो बॉम्बे सरकार है उसने मानने से इनकार कर दिया। तो उनको उनकी प्रतिष्ठा पर ठेस लगी, उन्होंने रद्द कर दी। और पुनः बॉम्बे सरकार जिनके साथ में कौन है? राघोबा भी है और पेशवाओं के बीच दूसरा युद्ध हुआ जिसे तालेगांव का युद्ध कहा जाता है जो 1779 में हुआ। और इस युद्ध में बॉम्बे सरकार की क्या हो गई? हाँ, देखो आरस के मैदान में जीत हुई थी, लेकिन इस युद्ध में बॉम्बे सरकार की हार हुई और बॉम्बे सरकार को फिर से बड़गांव की संधि करनी पड़ी। तो ये संधि हुई थी बॉम्बे की अंग्रेजी सरकार और किनके बीच में? पेशवाओं के बीच में हुई थी। इस संधि के अनुसार बॉम्बे सरकार को 1773 के बाद से मराठी के जितने भी क्षेत्र है जहां पर उन्होंने जीत हासिल कर ली थी अपने अंडर में ले लिए थे, वो सब क्षेत्र छोड़ने पड़े। और बदले में क्या हुआ? क्षेत्र तो लौटा नहीं पड़ेंगे और वापस पेशवा किसको बनाया जाएगा? बाजीराव को ही वापस पेशवा बनाया जाएगा। तो ऐसी ये जो संधि है उस समय के गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, क्योंकि सारे क्षेत्र उनसे छीन लिए गए थे। अब वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्या किया? अपनी सेना को दो अभियानों के लिए भेजा। एक अभियान जिसमें लीडर कौन थे? कैप्टन कोफम, जिसने क्या किया? जिनको ग्वालियर पर आक्रमण करने के लिए भेजा। और दूसरी तरफ जनरल गोडार्ड जिन्हें पूना विरुद्ध अभियान करने के लिए भेजा। किसके द्वारा भेजा गया? वॉरेन हेस्टिंग्स। क्यों? क्योंकि उन्हें ये संधि ठीक नहीं लगी, इसलिए उन्होंने इस संधि को रद्द किया, दोबारा से सूरत की संधि को लागू किया। और दो अभियान के लिए एक तरफ जो कैप्टन कोफम थे वो ग्वालियर भेजे गए और ग्वालियर का क्षेत्र किसके पास था? सिंधिया के पास। तो कैप्टन कोफम और सिंधिया के बीच में युद्ध हुआ जिसमें कोफम की जीत हुई और सिंधिया की हार हुई। और दूसरी तरफ जनरल गोडार्ड जिनको पूना विरुद्ध अभियान के लिए भेजा गया, उन्होंने अहमदाबाद तो जीत लिया, उसके बाद उन्होंने बड़ौदा के गायकवाड़ों से भी मित्रता कर ली। गायकवाड़ भी कौन थे? मराठा संघ के ही वो सदस्य थे। और उसके बाद उन्होंने पूना पर आगे आक्रमण करने के लिए बढ़ रहे थे। तो ऐसे समय में ही पेशवाओं ने जो नाना फडणवीस थे वो दूरदर्शी थे, उन्होंने क्या किया? मैसूर का जो शासक थे हैदर अली, उन्हें अंग्रेजों के क्षेत्र कर्नाटक पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया। और हैदर अली ने अंग्रेजों के कई क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। तो अब अंग्रेजों को पुनः आक्रमण
अंग्रेजी सरकार ने बॉम्बे सरकार और मराठों के बीच, मराठी यानी पूना दरबार जो पेशवा है उनके बीच में जो संधि कराई उसे सालभाई की संधि कहा जाता है। तो ये जो सालभाई की संधि 1782 में की गई। ये युद्ध लड़े गए थे 1780 में और हमारा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 में सूरत की संधि से स्टार्ट होता है और सालभाई की संधि से क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है। तो सालभाई की संधि के द्वारा अब दो क्षेत्र, पहले सालसेट बसीनो थाने थे, अब सालसेट और एलिफेंटा, ये दो क्षेत्र अंग्रेजों को दिए गए और बदले में पुनः माधवराव को पेशवा बना दिया गया। तो माधवराव को, और सबसे बड़ी जो इस संधि की घटना है या सबसे बड़ी जो शर्त है वो ये है कि हैदर अली ने जहां कर्नाटक के जो क्षेत्र जीत लिए थे अंग्रेजों के वो उसे वापस लौटाने पड़ेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात, अब हैदर अली कभी भी मराठों और अंग्रेजों के विरुद्ध कोई बात होती है या कोई युद्ध होता है तो कभी भी वो बीच में नहीं आएंगे, यानी हैदर अली अब मराठों की सहायता नहीं करेंगे। तो इसी संधि के साथ इतिहास में मराठों और मैसूर के संबंध हमेशा के लिए क्या हो जाते हैं, विच्छेद हो जाते हैं। हैदर अली के बाद उनका जो पुत्र था टीपू सुल्तान, उन्होंने भी कभी भी मराठों के साथ कोई भी मित्रता नहीं की, कभी भी उनका आपस में कोई भी भागीदारी आगे के युद्धों में नहीं है। तो वो पूरा संबंध विच्छेद किस संधि से हुआ, सालसेट की संधि। अब उसके बाद प्रथम युद्ध की यहाँ समाप्ति हो गई। उसके बाद में क्या हुआ, नाना फडणवीस की 1800 में मृत्यु हो गई। और जो पेशवा थे, पेशवा कौन थे, माधव नारायण, उनका जो पुत्र था सवाई माधव नारायण, उनकी भी मृत्यु हो चुकी थी, अब उनके कोई पुत्र नहीं था। ऐसे समय में जो राघोबा के पुत्र हैं बाजीराव सेकंड, बाजीराव फर्स्ट जिनके काल में मराठा संघ बना, और ये है बाजीराव सेकंड जो कौन से युद्ध में पार्टिसिपेट करेंगे, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में। तो ये शासक बन गए, यानी ये मराठों के पेशवा बन गए। 1795 में ये मराठों के पेशवा बने थे। तो अब बाजीराव जो सेकंड थे ये एक स्वेच्छाचारी शासक थे और एक ये दूरदर्शी भी थे, क्योंकि पूरे मराठा साम्राज्य पर पेशवाओं पर सबसे ज्यादा जो प्रभाव था वो था मराठा संघ राज्य का। तो मराठा संघ का प्रभाव कम हो जाए और पेशवा ही सर्वे सर्वा बन जाए, तो उन्होंने क्या किया कि इस मराठा संघ में फूट डालने की सोची, क्या किया जाए, जो ये सिंधिया होलकर ये सब है इनको आपस में क्या करवा दिया जाए, लड़वा दिया जाए। तो इन्होंने लड़वाने की सोची, लेकिन क्या हुआ, अपनी इस चाल में वो सफल नहीं हो पाए और मराठों के ऊपर से होलकर का प्रभाव तो खत्म हो गया और प्रभाव किसका रह गया, केवल सिंधिया का प्रभुत्व बाजीराव सेकंड या पेशवाओं पर या मराठा साम्राज्य पर रह गया था। तो अब क्या हुआ, ऐसे समय में एक घटना हो गई 1802 जहां सिंधिया और होलकर के बीच में युद्ध छिड़ गया। पेशवा किसके साथ है, सिंधिया के साथ है। तो अब दोनों के बीच में युद्ध हुआ, तो पेशवा ने सिंधिया के युद्ध में मदद की और उन्होंने होलकर के भाई पिट्ठू जी की हत्या कर दी। युद्ध इन दो के बीच में था, लेकिन उसने क्या किया, पिट्ठू जी की हत्या कर दी। अब होलकर को गुस्सा आया, उन्होंने सिंधिया और पेशवा कौन, बाजीराव सेकंड, दोनों की संयुक्त सेना पर हमला किया और इन दोनों को फतहसर के युद्ध में हरा दिया, जो युद्ध हुआ था 1802। इस युद्ध में इन दोनों की हार हुई और जीत किसकी हुई, होलकर की। तो पेशवा को भागकर कहाँ जाना पड़ा, अंग्रेजों के पास बसीर में जाना पड़ा। तो बसीर में जाकर उन्हें अंग्रेजों से संधि करनी पड़ी। देखो लॉर्ड जब पहले हेस्टिंग्स थे, उसके बाद लॉर्ड वेलेस्ली भारत में आए थे 1805, उन्होंने भारत में सहायक संधियां करनी शुरू की। सबसे पहले उन्होंने हैदराबाद स्टेट से भी सहायक संधि यानी आपस में मित्रता कर ली था। तो उन्होंने बाजीराव सेकंड को भी प्रलोभन दिया था, सहायक संधि करने के लिए प्रस्ताव भेजा था कि सहायक संधि अगर वो कर ले तो उनकी इच्छा क्या थी कि वो अकेले
अब इस संधि के द्वारा पूरी तरह उन्होंने अंग्रेजी संरक्षण स्वीकार कर लिया पेशवाओं ने। पूना में उन्होंने अंग्रेजी सेना रखना स्वीकार किया और पूना में सेना रखने के साथ ही 26 लाख रुपए वार्षिक अंग्रेजों को देना स्वीकार कर लिया। तो 26 लाख रुपए वार्षिक देना है उनको, तो उसके लिए उन्होंने वो जो क्षेत्र थे जिस एरिया से 26 लाख रुपए की कमाई होती है, तो वो कौन सा क्षेत्र था? गुजरात का और ताप्ती और नर्मदा रिवर के आसपास का क्षेत्र अंग्रेजों को सौंप दिया। अब अंग्रेजी सेना वहां रहेगी, अंग्रेज विरोधी जितने भी लोग हैं उन्हें नौकरियों से निकाल दिया गया। और दूसरी सबसे बड़ी बात, अब वो गायकवाड़ के विरुद्ध कभी भी युद्ध नहीं करेंगे। गायकवाड़ क्योंकि वो अंग्रेजों के मित्र बन चुके हैं, तो इनके विरुद्ध युद्ध नहीं करेंगे। और लगभग जो पदाती सेना है अंग्रेजों की, वो सारी पदाती सेना यानी पैदल सेना, वो पैदल सेना लगभग 6000 वो कहाँ रहेगी? उनके पूना में रहेगी। उनको उनके विदेशी मामलों में और आंतरिक मामलों में अंग्रेजों को भी हस्तक्षेप करने का अधिकार भी दे दिया था। तो यहाँ क्या हो गया? अब मराठा साम्राज्य में अंग्रेजों का इंटरफेरेंस स्टार्ट हो गया। कौन सी संधि के बाद? बसीम की संधि के बाद। और अंग्रेज सरकार मजबूत हो गई। और सबसे एक और महत्वपूर्ण शर्त थी कि अब जो निजाम है, मराठों को चौथ वसूली का अधिकार प्राप्त था। हैदराबाद के निजाम से और मैसूर से भी मित्रता थी। पहले जो युद्ध था मैसूर से संबंध विच्छेद हो गया और अब यहाँ क्या किया गया कि अब वो निजाम से भी कोई भी चौथ वसूली नहीं कर सकते। तो धीरे धीरे अंग्रेज क्या कर रहे हैं? उनकी शक्ति को कम कर रहे हैं। ऐसे समय में इस संधि के बाद यहाँ जीता कौन था? होलकर ने बाजीराव के जो पुत्र हैं विनायक राव, उसको पेशवा बना दिया था। लेकिन इस संधि के बाद जैसे बसीम की संधि हुई तो अंग्रेज इन शर्तों के बदले वापस क्या करेंगे? बाजीराव को पेशवा बना देंगे। तो बाजीराव को पेशवा बना दिया गया और उसके बाद शुरुआत होती है अपने दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध की पृष्ठभूमि हमने पढ़ ली, जो कहां से स्टार्ट हुई थी? बसीम की संधि के बाद में, और बाजीराव सेकंड के शासक बनने के ही साथ में। अब देखो आंग्ल गायकवाड़ और होलकर इस दूसरे युद्ध से बिल्कुल अलग रहे थे। अब इनके साथ में कौन थे? अंग्रेजों से ये संधि करने वाले कौन थे? पेशवा। पेशवा के साथ कौन थे? सिंधिया थे। तो सिंधिया को ये शर्तें अच्छी नहीं लगी। तो अब सिंधिया ने नागपुर के जो शासक थे जिनका नाम था रघुजी भोसले, तो नागपुर शासक रघुजी भोसले दोनों ने साथ में मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध फिर से युद्ध की घोषणा कर दी। किस संधि के विरुद्ध? बसीम की संधि के विरुद्ध। अब उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध जो ये युद्ध की घोषणा हुई, तो लॉर्ड वेलेस्ली ने क्या किया? फिर से दो अभियान, सैन्य अभियान किए, एक उत्तर और एक दक्षिण। तो दक्षिण भारत में उन्होंने अपने छोटे भाई ऑर्थर वेलेस्ली को भेजा और उत्तर भारत में जनरल लेन को भेजा गया। तो जो दक्षिण अभियान है उसमें सबसे पहले ऑर्थर वेलेस्ली ने दो जने कौन लड़ने वाले? भोसले और सिंधिया। तो ये जो दक्षिण अभियान है भोसले के खिलाफ और जो दूसरा उत्तर अभियान है वो सिंधिया के खिलाफ हो रहा है। तो यहाँ भोसले पहले अहमदनगर जीता, उसके बाद भोसले और ऑर्थर वेलेस्ली के बीच में असई का युद्ध हुआ, जो अजंता एलोरा है उनके पास में असई नामक जगह पर। दूसरा असीरगढ़ का युद्ध हुआ, लेकिन इन सभी युद्धों में भोसले की हार हुई और किसकी जीत हुई? ऑर्थर वेलेस्ली। यानी दक्षिण अभियान में अंग्रेज सफल रहे। जहां उत्तर अभियान की बात है, जनरल लेन ने सबसे पहले अलीगढ़ को जीता, अलीगढ़ के बाद दिल्ली, भरतपुर, आगरा, राजबड़ी आदि जगह पर अधिकार किया। यहाँ किसके विरुद्ध अभियान चल रहा है? सिंधिया के विरुद्ध। और सभी में क्या हुई? सिंधिया की हार हुई। तो अब ये दोनों अभियान, एक दक्षिण और एक उत्तर, दक्षिण अभियानों के बाद भोसले और वेलेस्ली यानी भोसले और अंग्रेजों के बीच में देवगांव नामक स्थान पर संधि हुई, जिसे देवगांव की संधि कहा जाता है। और यहाँ सिंधिया के साथ सुरजीत अर्जन की संधि हुई। अब इन दो संधियों के अनुसार हारने वाले कौन थे? भोसले। तो भोसले को अपने जो क्षेत्र है वो किसको सौंपना पड़ा? वर्धा क्षेत्र है वो अंग्रेजों को सौंपना पड़ा। और दूसरी बात, उन्होंने अंग्रेजों से सहायक संधि करना भी स्वीकार कर लिया, मित्रता करना शुरू कर लिया, अपने क्षेत्र अंग्रेजों को देने पड़े। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्होंने अंग्रेजों से संधि तो की, लेकिन
होलकर से थी ना। तो अब होलकर ने क्या किया, जसवंत राव होलकर ने फिर से क्या कर दी, जो इंदौर के शासक थे, इन्होंने फिर से अंग्रेजों के खिलाफ, इनके खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। जसवंत राव होलकर ने सबसे पहले अंग्रेज मित्रों के खिलाफ युद्ध की घोषणा की 1804 में। तो ये सारी जो युद्ध चल रहा है, ये कौन सा युद्ध चल रहा है, द्वितीय आर्य मराठा युद्ध। तो कोटा के पास मुकुंदरा हिल्स में युद्ध हुआ किस किस के बीच में, कर्नल मॉनसन और होलकर। पहले उन्होंने कंपनी के मित्रों पर आक्रमण किए और फिर उन्होंने अंग्रेजी सेना से युद्ध, क्योंकि अंग्रेजों ने क्या कर लिया था, उसके दुश्मनों से जल्दी कर ली थी। तो अंग्रेजों की तरफ से जो कैप्टन था वो कौन थे, कर्नल मॉनसन। दोनों के बीच युद्ध हुआ और होलकर की जीत हो गई। अब होलकर ने क्या किया, भरतपुर के शासक पर, भरतपुर पर भी आक्रमण किया। आगे बढ़ने के लिए भरतपुर पर अधिकार करना जरूरी था, तो भरतपुर पर आक्रमण किया और जीत भी हुई उनकी, और भरतपुर के राजा से मित्रता कर ली। अब भरतपुर का शासक अंग्रेजों के विरुद्ध किसकी सहायता करेगा, होलकर की सहायता करेगा। उसके बाद होलकर आगे बढ़े दिल्ली की तरफ, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। कारण ये था कि ये जो कर्नल मॉनसन थे, क्योंकि इनकी आगे निरंतर बढ़ते जा रहे थे, अंग्रेजी क्षेत्रों पर अधिकार बढ़ते जा रहे थे, तो कर्नल मॉनसन ने क्या किया, अंग्रेजों के जो एक और सेनापति जनरल मूरे को होलकर की राजधानी इंदौर पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया, और इंदौर किसके पास चला गया, अंग्रेजों के द्वारा जीत लिया गया। ये अभियान करने वाले कौन थे, जनरल मूरे। अब यहाँ क्योंकि जीत चुके हैं, तो होलकर को दोबारा से क्या करना था, अपनी राजधानी को बचाना था। तो होलकर ने जो दिल्ली आक्रमण किया वो फेल हो गया। अब होलकर पे यहाँ क्या हुआ, उसके बाद रास्ते में जब वो वापस लौट रहा था, तो एक तो फर्रुखाबाद और डी दोनों स्थानों पर अंग्रेजों से इसकी मुठभेड़ हुई, और अब की बार जो युद्ध हुआ वो हुआ था होलकर और जनरल लेक के बीच में। लेक जिन्हें पीछे अभी हमने पढ़ा कहाँ भेजा गया था, उत्तर हरियाणा में भी भेजा गया था। तो यहाँ वापस लौटते समय इनकी किस किस से युद्ध हुआ, लेक से युद्ध हुआ, और दोनों ही युद्ध दिल्ली के पास ही फर्रुखाबाद और डी दोनों ही युद्धों में होलकर की हार हुई और होलकर भागकर पंजाब चला गया। अब इसके बाद जो जनरल लेक है, लेक क्योंकि होलकर की मदद कौन कर रहे थे, भरतपुर के शासक कर रहे थे, और भरतपुर पर उन्होंने जनरल लेक ने 4 बार आक्रमण किए, लेकिन उनके चारों ही आक्रमण फेल हुए। इसी बीच जो लॉर्ड वेलेस्ली थे वो वापस कहाँ चले गए, अपने देश वापस लौट गए, और जो नए गवर्नर जनरल आए थे वो आए थे सर जॉर्ज बार्लो। ये जो नए गवर्नर जनरल आए, अब ये जो नए गवर्नर जनरल आए, इन्होंने क्या किया, सिंधिया के साथ उन्हें राजपुर घाट की इन्होंने नई नीति अपनाई। ये आक्रमण जॉर्ज बार्लो ने क्या किया था, मराठों के साथ उदारता की नीति अपनाई, मित्रता की नीति अपनाई। जितने भी मराठी सरदार थे उन्होंने इनके साथ संधियां कर ली, तो इनके काल में आंग्ल मराठा कोई भी संघर्ष नहीं हुआ। तो उन्होंने 1805 में सिंधिया के साथ संधि की, जिसे राजपुर घाट की संधि कहा जाता है, जिसमें मराठों को चंबल क्षेत्र और बुंदेलखंड का जो क्षेत्र था जो जीता हुआ था अंग्रेजों का, वो वापस दे दिया गया, और मराठों ने कंपनी के जो मित्र पर जो अधिकार कर रखा था वो सब उनका जो क्षेत्र था मराठों का, मराठों ने अंग्रेजों को वापस दे दिया। तो ये मित्रता की नीति अपनाने वाले कौन है, सर जॉर्ज बार्लो। तो इन्होंने सिंधिया से भी संधि कर ली और होलकर के साथ भी संधि कर ली, लेकिन उनके बाद जो नए गवर्नर आए वो थे लॉर्ड हेस्टिंग्स, जिन्होंने मराठों के विरुद्ध फिर से क्या किया, दमनात्मक नीति को अपनाया। तो 1813 से 1819 ये कौन सा युद्ध है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध है। दूसरा युद्ध जहां लॉर्ड वेलेस्ली वापस गए ना, उसके साथ ही युद्ध क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। उसके बाद जॉर्ज बार्लो के समय में कोई भी युद्ध नहीं हुआ, क्योंकि मित्रता की नीति अपनाई गई। अब जो वापस जो गवर्नर है वो कौन है, लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया, पिंडारियों का दमन किया। अब ये जो पिंडारी जाति थी एक लूटमार करने वाली जाति थी, और ये मराठों को सैनिक सेवा दिया करती थी। मराठी भी लूटमार करने वाली जाति
पेशवाओं के साथ भी 1817 में। और पेशवाओं के साथ जो संधि की गई उस संधि के अनुसार अब पेशवाओं को मराठा संघ के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र देना पड़ा। और दूसरी बात 33 लाख रुपए वार्षिक को किसको देंगे? अंग्रेजों को देंगे। इन युद्धों के बाद भी तो यानी तीसरे युद्ध में क्या है, शुरुआत हुई पिंडारियों के दमन से, उसके बाद विभिन्न मराठा सरदारों ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा, जिसमें कौन है, सिंधिया है, भोसले है और पेशवा है। लेकिन सभी युद्धों में हार किसकी हुई है? इन मराठों की ही हार हुई है। उसके बाद में फिर से जो युद्धों के नाम थे जो किनके साथ हुए थे, नागपुर के पास जो ये युद्ध हुआ था, जो नागपुर की संधि हुई, सभी युद्धों में मराठों की हार हुई। तो जो नागपुर के पास जो युद्ध हुआ था उसे सिंहबंदी युद्ध कहा जाता है। और उसके बाद होलकर का जो युद्ध हुआ था वो महिदपुर में होलकर की हार हुई। और होलकर से जो उन्होंने संधि की वो मंदसौर की संधि की। तो इन सभी संधियों के तहत जो मराठों के क्षेत्र है वो अंग्रेजों को सौंप दिए गए। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण संधि है इतिहास में वो है पूना की संधि, क्योंकि इस पूना की संधि के बाद में जो मराठों का जो क्षेत्र है पूना प्रदेश को बॉम्बे प्रेसिडेंसी में मिला दिया गया। उसके बाद बाजीराव सेकंड ने दो युद्ध और लड़े 1818 में, एक कोरेगांव युद्ध और दूसरा मंडी युद्ध। दोनों युद्ध अंग्रेजों के खिलाफ लड़े गए। दोनों में फिर से पेशवा की हार हुई और पेशवा ने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। अब की बार अंग्रेजों ने पेशवा को केवल पेंशन भोगी बना दिया और बाजीराव को क्या किया, उन्होंने बिठूर पे भेज, कानपुर के पास जो स्थान है बिठूर नामक क्षेत्र में भेज दिया गया। और कितने लाख रुपए? 8 लाख रुपए वार्षिक बाजीराव को देना तय हुआ। और शिवाजी के एक वंशज को सतारा में नाम मात्र का राजा घोषित कर दिया गया। और बाजीराव की बिठूर में ही 1853 में मृत्यु हो गई। इसके साथ ही इस तीनों युद्धों के बाद केवल सिंध और पंजाब दो एरिया को छोड़कर पूरे जो क्षेत्र है भारत के अधिकांश हिस्सों पर किसका नियंत्रण हो गया? अंग्रेजों का नियंत्रण हो गया। और मराठा संघ राज्य और मराठा साम्राज्य दोनों का ही क्या हो गया? पतन हो गया। उसका अंग्रेजी साम्राज्य में विलीनीकरण हो गया।